हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे एजुकेशन इन बुद्धिस्ट पीरियड। ये सीरीज़ का पहला पार्ट होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। इससे मैं आप लोगों को नए नए वीडियो देता रहूँगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एजुकेशन इन बुद्धिस्ट पीरियड। देखते हैं इसमें क्या है। पहला है परिचय। मध्यकाल में बौद्ध शिक्षा प्रणाली शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली थी। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध शिक्षा अस्तित्व में आई। इसकी शुरुआत तब हुई जब ब्राह्मणों ने आम लोगों को शिक्षा देने के अधिकार से वंचित कर दिया था। बौद्ध शिक्षा की प्रणाली जो है, इसमें मठवासी प्रणाली शिक्षा की प्रणाली थी। यह सभी जातियों को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया जाता था। बुद्ध काल में शिक्षा का इतिहास मठों और विहारों के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि उस समय इन केंद्रों के अलावा कोई स्वतंत्र शैक्षिक संस्थान या केंद्र नहीं थे। इसके आगे हैं इसकी विशेषताएं, यानी बौद्ध शिक्षा की वन व्यवस्था। बौद्ध बुद्ध के मूल रूप। बुद्ध शिक्षण में 3 प्रमुख बिंदु माने जाते हैं: अनुशासन, ध्यान और ज्ञान। उपदेशों को देखने से माध्यम से अनुशासन वह विधि है जो किसी को गहन ध्यान प्राप्त करने में मदद करती है। बिना अनुशासन के अगर ध्यान लगाने बैठेंगे तो बिना अनुशासन के हम ध्यान नहीं लगा पाते हैं। इसीलिए बोला गया है कि गहन ध्यान को प्राप्त करने के लिए अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुद्ध के संपूर्ण उपदेशों में से इन 3 बिंदुओं से वास्तव में कभी नहीं जोड़ा गया था। जो 3 बिंदु हैं, अनुशासन, ध्यान और ज्ञान। बौद्ध धर्म में बुद्ध शाक्य मुनि द्वारा किए गए कार्यों के संपूर्ण संग्रह को शामिल किया गया और इसे त्रिपिटक कहा जाता है। इन 3 श्रेणियों में वर्गित किया जाता है: सूत्र, विनय, शास्त्र, जो क्रमशः ध्यान, अनुशासन और ज्ञान पर जोर देते हैं। बुद्ध का लक्ष्य। बौद्ध शिक्षा का मुख्य लक्ष्य था, जो ज्ञान का मुख्य लक्ष्य था कि ज्ञान पाना, ज्ञान को प्राप्त करना। संस्कृत में प्राचीन शब्द के बौद्ध ज्ञान को अनुत्तारा सम्यक संबोधि कहा जाता है, जिसका अर्थ है उत्तम परम ज्ञान को हासिल करना या ज्ञान पाना। बुद्ध ने हमें सिखाया है, हमें अभ्यास या साधना का मुख्य उद्देश्य इस परम ज्ञान को प्राप्त करना है। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया है कि सभी में परम ज्ञान की महसूस करने की क्षमता होती है, क्योंकि ये हमारे स्वभाव का आंतरिक होता है, न कि हमें बाहरी रूप से प्राप्त होता है। बुद्ध ने ज्ञान के साथ हम तभी सभी अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं जब दुख को हम लोग खुशी में बदल सकते हैं। अगर हम लोग दुख को खुशी में नहीं बदल पाएंगे तो हम लोग अपनी समस्याओं का निवारण नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है इसमें मठों में प्रवेश। बौद्ध काल में शिक्षा के दौरान जो शिक्षा है वो मठों में दी जाती थी। तो प्रवेश के लिए छात्र को शिक्षक के खुद सामने प्रस्तुत करना पड़ता था और उससे शिक्षा पाने के लिए, यानी शिक्षा देने के लिए अनुरोध करना पड़ता था। इसमें शिक्षक जो है अपने शिष्य की शिक्षा जो है उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार था और बदले में शिष्य को शिक्षक से प्राप्त निर्देशों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। यानी कि शिक्षक जो भी शिष्य को आदेश देंगे उसका अनुपालन जो है शिष्य के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है पबजा। पबजा जो है बौद्ध मठों में एक स्वीकृत समारोह था। पबजा का मतलब होता है बाहर जाना। इस समारोह में एक मठ में भर्ती जो छात्र आने वाला है, जो छात्र सम्मिलित होने वाला है, उसको अपने समस्त सांसारिक व पारिवारिक संबंधों को त्याग करना पड़ता है। इसके बाद किसी भी जाति का जो शिक्षार्थी है वो शामिल हो सकता है और भर्ती होने के बाद वो किसी भी जाति या धर्म से संबंधित नहीं होता है। नेक्स्ट है उपसंपदा। पबजा समारोह के 12 वर्ष तक यह शिक्षा जारी रहती थी। उसके बाद 12 वर्षों के बाद छात्र को यह शिक्षा प्राप्त होती थी। उसे उपसंपदा समारोह से कहते हैं। उपसंपदा समारोह में तभी प्रवेश किया जा सकता है जब अधिकांश भिक्षु जो है उसके पक्ष में मतदान करते हैं और उपसंपदा के बाद
जो भिक्षु है उसको मठ का पूर्ण सदस्य माना जाता है। इसमें शिक्षा की अवधि जो है 22 वर्ष होती है। पब्जा के रूप में 22 वर्ष 12 वर्ष और उपसंपदा के रूप में 10 वर्ष। पाठ्यक्रम, इसमें दो प्रकार के पाठ्यक्रम शिक्षा प्रदान की जाती थी। पहला है प्राथमिक शिक्षा, दूसरा है उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा में पढ़ना लिखना व अंक गणित पढ़ाया जाता था, जबकि उच्च शिक्षा में धर्म दर्शन, आयुर्वेद में, सैनिक प्रशिक्षण में और भी बहुत सारी जानकारियाँ शामिल इसमें होती थी। यहाँ पर छात्र जो है अपने किसी भी विषय को चुनने के लिए स्वतंत्र होता था। शिक्षण विधि, बौद्ध शिक्षा में पाठ्यक्रम की प्रकृति जो है ज़्यादातर आध्यात्मिक थी। इसमें शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता था मोक्ष प्राप्त करना, इसलिए धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सुत्त, विनय और धर्म पिटक अध्ययन के लिए निर्धारित मुख्य विषय थे। शिक्षण की पद्धति ज़्यादातर प्रकृति में मौखिक होती थी। वह शिक्षक जो है अपने अच्छे व्यवहारों व आवश्यक विषयों पर व्याख्यान करते थे, जो छात्रों के द्वारा सुना जाता था और ये उम्मीद की जाती थी कि छात्र इसको याद रखेंगे। शिक्षक व्याख्यान व प्रश्न उत्तर विधि के माध्यम से छात्रों को शिक्षित करते थे और इस समय में हर साधु की उपस्थिति अनिवार्य होती थी। महिला शिक्षा, बौद्ध काल में महिला शिक्षा जो है अपने सबसे निचले स्तर पर थी, क्योंकि महिला को इस लोक में तिरस्कृत माना गया है। भगवान बुद्ध ने उन्हें सभी बुराइयों का स्रोत माना था, लेकिन कुछ समय बाद अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह के कारण बुद्ध ने अपने सौतेली माँ के साथ लगभग 500 महिलाओं को कई प्रतिबंध व आरक्षण के साथ विहार में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। इसमें महिला भिक्षुओं को कभी भी अकेले में किसी पुरुष भिक्षु से मिलने की अनुमति नहीं थी। वह उनके निवास स्थान पर वो नहीं जाती थी। उन्हें संघ में यानी कि मठ में कोई अस्थायी पद भी नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट है शिक्षक की योग्यता व जिम्मेदारियां। यहाँ पर शिक्षक को स्वयं कम से कम 10 वर्ष एक साधु के रूप में बिताने पड़ते थे और इसके लिए चरित्र की शुद्धता, विचारों की शुद्धता व उदारता होनी चाहिए। शिक्षक और छात्र दोनों मठ के जिम्मेदार होते थे, लेकिन शिक्षा, कपड़े, भोजन, छात्र भिक्षु के निवास के बारे में शिक्षक जो है पूरी तरह जिम्मेदार होते थे। अगर कोई बालक या कोई जो शिक्षार्थी है वह बीमार पड़ जाता है तो इसके उपचार के लिए भी शिक्षक ही जिम्मेदार होते थे। छात्रों की दैनिक दिनचर्या, हर सुबह छात्र शिक्षक की दिनचर्या के लिए सब कुछ व्यवस्था करेगा। वह उनके लिए खाना पकाएगा, उनके कपड़े व बर्तन साफ करेगा और भिक्षा के थ्रू जो भी प्राप्त होता था वो शिक्षक के सामने रख देता था। वह अपने मठ व आसपास के क्षेत्रों को साफ रखेगा। छात्र को कभी भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार रहना पड़ता था, क्योंकि शिक्षक को जब भी लगता था कि वो पढ़ा सकते हैं, वो उस समय ज्ञान बांटना या पढ़ाना बोल सकते हैं हम लोग, शुरू कर देते थे। छात्रों को बोर्डिंग व लॉजिंग, बौद्ध काल में मठों और विहारों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की गई थी। इससे शिक्षक और छात्र एक साथ रहते थे। बौद्ध काल में भिक्षु और छात्र का काल जो है वो सरल जीवन व उच्च विचार के सिद्धांत पर अनुसरण करते थे। उनका जीवन पवित्रता, कुलीनता, कर्तव्यपरायणता व मानवता से भरा होता था। अष्टांग मार्ग, बुद्ध में अष्टांग मार्ग को बहुत ही विशेषता करके दिखाया गया है। यहाँ सम्मा का अर्थ होता है उचित, संपूर्ण, पूर्ण, अभिन्न व परिपूर्ण। इसमें 8 अष्टांग मार्ग बताए गए हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक वाक, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि यानी कि 4 आर्य सत्य में विश्वास करना। संकल्प मतलब मानसिक व नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। सम्यक कर्म, हानिकारक कर्म ना करना। सम्यक वाक, हानिकारक बातें व झूठ ना बोलना। सम्यक जीविका,
कोई भी अस्पष्टता या अस्पष्टता, हानिकारक व्यवहार ना करना, सम्यक प्रयास, अपने आप को सुधारने की कोशिश करना, सम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान से मानसिकता योग्यता पाने की कोशिश करना, और सम्यक समाधि, निर्वाण पाना और स्वयं का गायब हो जाना। इसमें 4 नोबेल सत्य भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए थे कि सभी जीवन के दुख को जानते हैं। दुख का कारण अज्ञानता और हमारी जकड़न होती है। दुख को समाप्त करने का तरीका भी होता है, और यह दुख को समाप्त करने का एक तरीका है। बिच्छुओं के लिए यहाँ बहुत सारे नियम थे। वह किसी भी जीवित प्राणी को मारने के लिए नहीं होते थे। उनको दूसरे द्वारा दी गई किसी भी चीज़ को स्वीकार करना, यानी वो कोई सामान, कोई वस्तु अगर दूसरे को दे दी है तो उसको वापस वो नहीं ले सकते थे। चरित्र की अशुद्धता से मुक्त जीना होता था। झूठ नहीं बोलना होता था। अनुचित समय पर भोजन ना लेना है। वह विलासिता की चीज़ों का उपयोग उन्हें नहीं करना है। शिक्षण विधि। बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य चरित्र की शुद्धता है उससे होता था। बौद्ध शिक्षा छात्र के नैतिक व मनोवैज्ञानिक विकास के लिए प्रशिक्षण दे रही थी। इसका मुख्य उद्देश्य होता है बोधिसत्व के चरण को प्राप्त करना। यहाँ पर बहुत प्रकार की शिक्षा पद्धति थी, जैसे मौखिक शिक्षा, चर्चा, साक्ष्य, तर्क, भ्रमण, सम्मेलन, ध्यान। मौखिक शिक्षा में यहाँ पर लेखन की सामग्री जो है या लेखन की कमी बोल सकते हैं हम लोग होती थी। यहाँ पर सिर्फ मौखिक, यानी छात्र शिक्षक जो है छात्र को सिर्फ बोल कर ही सिखाते थे। चर्चा, इसमें बहुत सारे शिक्षण के तरीकों पर चर्चा की जाती थी। आम जनता को क्या 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 प्रभावित करती है, इस प्रकार के क्वेश्चन प्रश्नों पर या शंकाओं पर निराकरण तक चर्चा जारी रहती थी। तीसरा है इसमें साक्ष्य। यह हर प्रकार के विवादों में निम्नलिखित साक्ष्य आवश्यक थे। सिद्धांत, कारण, ये जरूर होने चाहिए थे। इसमें और भी जैसे एग्जाम्पल है कि भ्रमण, जैसे हम लोग जानते हैं कि बौद्ध शिक्षकों का मुख्य उद्देश्य जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करना था। इसलिए इसमें राहुल व सरिपुत्र जैसे कुछ आचार्यों ने लोगों को शिक्षित करने के लिए पर्यटन को महत्व दिया था। ध्यान, कुछ भिक्षु एकांकी जंगलों व गुफाओं में पृथक आध्यात्मिक ध्यान में रुचि रखते थे। उनके लिए भिक्षुओं के लिए एकाकी ध्यान ही सर्वोत्तम माना जाता था। बौद्ध शिक्षा के गुण। सबसे पहला गुण है सुव्यवस्थित केंद्र। यहाँ पर जो केंद्र है बहुत अच्छी तरह से संगठित होता था, और इस केंद्रों में, मठों या विहारों में बहुत ही अच्छा उद्देश्य के स्थानों के साथ शिक्षा दी जाती थी। दूसरा है महानगरीय। यह बौद्ध शिक्षा में सांप्रदायिक संकीर्तन से मुक्त होती। बौद्ध शिक्षा के गुण थे कि सरल और सादा। यहाँ पर सारे जो भिक्षुक होते थे वो सरल और सादा जो जीवन यापन है वो करते थे। कुल विकास। बौद्ध शिक्षा में छात्रों ने शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक विकास पर भी जोर दिया जाता था। अनुशासित जीवन। बौद्ध शिक्षा में शिक्षक व छात्र दोनों अनुशासित जीवन जीते थे। आदर्श छात्र शिक्षक संबंध। यहाँ बौद्ध शिक्षा में सबसे जो घनिष्ठता होती थी, सबसे अच्छा संबंध होता था, वो एक आदर्श छात्र का और शिक्षक, एक अच्छे शिक्षक का संबंध होता था। अंतर्राष्ट्रीय महत्व। बौद्ध शिक्षा ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व हासिल करने में मदद की। इसने भारत व दुनिया के अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी विकसित किया है। बौद्ध शिक्षा के कुछ दोष भी थे। बौद्ध शिक्षा व्यावसायिक, औद्योगिक व तकनीकी शिक्षा पर उचित ध्यान नहीं दे सकी। दूसरा है, इसने सामाजिक विकास को गंभीर झटका दिया, क्योंकि इसने पारिवारिक संबंधों को प्रभावित किया था। अपने पारिवारिक जीवन को छोड़कर बुद्ध भिक्षुओं ने अपना पूरा जीवन संघ व बौद्ध के लिए समर्पित कर दिया था। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ना करना भूलें।
अगर इसमें कुछ कमी रह गई है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।